हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। जैसा कि मैंने कहा था, हम यूनियन बजट को डिस्कस करेंगे। जो भी मेन पॉइंट्स हैं हमारे बजट के इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर के, उन सभी को यहाँ देखेंगे। तो बजट आ चुका है, तो हम ये टॉपिक भी कवर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मेनी कंजिक्यूटिव यूनियन बजट्स हैज़ फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन प्रेजेंटेड एज ऑफ 2026-27? पिछली जो हमने स्टैटिक फैक्ट कुछ देखे थे बजट के, उसमें हमने देखा था कि सबसे ज़्यादा बार अभी तक मोरारजी देसाई ने बजट पेश किया है ना। निर्मला सीतारमन की अगर बात करें फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, लगातार 9 बजट्स इनके द्वारा पेश किए जा चुके हैं। जो ये इस बार था 2026-27 का, ये 9वां बजट था इनका लगातार। ठीक है, सबसे ज़्यादा अभी तक मोरारजी देसाई ने 10 बजट्स पेश किए हैं, इंक्लूडिंग 2 इंटरिम बजट। टेन्योर इनका 1959 से 63 था, फिर 67 से 69 था। इंटरिम बजट ये लेकर आए थे 1962-63 में और 67-68 में। और इनके टाइम पर एक यूनिक चीज़ ये हुई थी कि इन्होंने अपने बर्थडे के दिन 1964 में और 68 में बजट प्रेजेंट किया था, जो आता है 29 फरवरी को, 4 साल में एक बार। फिर सेकेंड हाईएस्ट पी चिदम्बरम है, 9 बजट्स जिनके द्वारा प्रेजेंट किए गए। अब इसी लाइन में निर्मला सीतारमन भी आ गई हैं, जिनका इस बार 9वां बजट था। इंदिरा गांधी पहली महिला फाइनेंस मिनिस्टर थी और साथ में प्राइम मिनिस्टर भी थी। इन्होंने 1970-71 का बजट प्रेजेंट किया था आफ्टर मोरारजी देसाईज रेजिग्नेशन। निर्मला सीतारमन फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। और फिर पहले फाइनेंस मिनिस्टर आर.के. शनमुखम शेट्टी प्रेजेंटेड फर्स्ट यूनियन बजट 26 नवंबर 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग वॉज द यूनियन बजट 2026-27 स्पीच बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। इनकी बजट स्पीच कितनी लंबी थी? 1 घंटे 25 मिनट की थी। निर्मला सीतारमन 31 मई 2019 में फाइनेंस मिनिस्टर बनी थी। अभी लॉन्गेस्ट सर्विंग इन कॉन्टिन्यूस ऑफिस ये रह चुकी हैं। 6 साल 8 महीने इनकी सर्विस हो गई है। ठीक है, बजट रिकॉर्ड देखें, 9 कंसेक्यूटिव बजट्स इन्होंने प्रेजेंट किए हैं और पीएम मोदी के द्वारा इसे कहा गया अ मोमेंट ऑफ प्राइड इन इंडियाज पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन। विच वर्ड वॉज यूज्ड मोस्ट फ्रिक्वेंटली बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन हर 2026 बजट स्पीच? ये कोई एग्जाम में नहीं आने वाला है इस तरह का क्वेश्चन, बस एक फन फैक्ट की तरह इसको ले सकते हैं, क्योंकि हमारे कुछ न्यूज़ मीडिया ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को पकड़ते हैं कि कितनी बार कौन सा शब्द बोला गया, जो कहीं से कोई सेंस नहीं रखता है। पर चलिए फिर भी फन फैक्ट की तरह इसको लीजिए। टैक्स शब्द जो है ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज़ किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। अब यहाँ पर ये सारे शब्द दिए गए हैं कि किस शब्द को कितनी बार इन्होंने यूज़ किया। जैसे टैक्स जो है 140 बार टैक्स शब्द यूज़ किया गया, जो सबसे ज़्यादा था। और ये बात जानने का कोई मतलब नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडियन बजट हिस्ट्री द यूनियन बजट ऑफ 2026-27 वॉज प्रेजेंटेड ऑन। पहली बार ऐसा हुआ है कि संडे को प्रेजेंट किया गया। मैं भी पहले ये सोच रही थी कि 1 फरवरी को वैसे बजट प्रेजेंट किया जाता है, लेकिन उस दिन संडे था, तो मुझे लगा कि शायद इस बार 2 फरवरी को आने वाला है, मंडे के दिन आएगा, लेकिन संडे को ही आ गया है ना। वरना यूजुअली वर्किंग डेज पर बजट को प्रेजेंट किया जाता है। तो फॉर द फर्स्ट टाइम बजट हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि संडे के दिन बजट प्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है द पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इन फाइनेंशियल ईयर 2014 एंड 15 वॉज 2 लाख करोड़ रुपीज़. What is the proposed allocation for financial year 2026-27? पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए था, अभी ये 12.2 लाख करोड़ रुपीज़ है। पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर इसे बढ़ा दिया गया है, 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। कंटिन्यू डिकेड लॉन्ग पॉलिसी ऑफ क्राउडिंग इन प्राइवेट कैपिटल थ्रू पब्लिक इन्वेस्टमेंट। अब अगर इस शब्द को समझने की कोशिश करें, पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर को, तो सरकार के द्वारा जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की जाती है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जैसे रोड्स हैं, रेलवेज़ हैं, इन पर स्पेंड किया जाता है, या फिर स्कूल्स बनाने के लिए, है ना, इस तरह की बिल्डिंग्स बनाने के लिए जब स्पेंड किया जाता है, तो वो आ जाता है पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये 2014-15 में 2 लाख करोड़ रुपए था, अभी उससे कहीं ज़्यादा बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू बिल्ड नेशनल रेजिलियंस वाया इंफ्रास्ट्रक्चर पुश। अब इसमें कुछ नए टूल्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे डेडिकेटेड रीट्स फॉर रीसाइक्लिंग रियल एस्टेट एसेट्स ऑफ CPSEs एंड एक्सपेंस एसेट मोनेटाइजेशन फ्रेमवर्क टू अनलॉक वैल्यू एंड फंड ग्रोथ। इसके लिए सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड को भी सेटअप करेगी टू स्ट्रेंथन द कॉन्फिडेंस ऑफ प्राइवेट डेवलपर्स, ताकि प्राइवेट डेवलपर्स जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें
उनका रिस्क कम से कम हो सके। नेक्स्ट है, व्हाट आर द एस्टिमेटेड नॉन डेट रिसीट्स ऑफ द यूनियन बजट 2026-27। ये नॉन डेट रिसीट्स क्या हैं? नॉन डेट रिसीट्स ऐसी सरकार को होने वाली ऐसी आय है जिसको बाद में जाके सरकार को रीपे नहीं करना है, या फिर वो सरकार की लायबिलिटी नहीं बनेगी आगे जाके, जबकि वो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, जैसे कि टैक्स के थ्रू सरकार के पास जो पैसा आता है, या फिर फीस के थ्रू आता है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट अगर किसी पीएसयू का सरकार के द्वारा किया गया है, या फिर लोन दिया था उसकी रिकवरी हो गई है। तो मतलब ये सारा पैसा ऐसा है जो सरकार के पास आया है जो फ्यूचर में सरकार को रीपे नहीं करना है ना, जो लोन के रूप में नहीं है, ऐसा होता है नॉन डेट रिसीट्स। और ये यूनियन बजट 2026-27 में एस्टिमेटेड कितना है? 36.5 लाख करोड़ रुपीज़। यहाँ सारा दिया गया है, जैसे रेवेन्यू रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स, टोटल रिसीट्स कितना है, फिर टोटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। इनको आगे देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल रिसीट्स कितना है, रेवेन्यू रिसीट्स कितने हैं सरकार के। अब ये सब ना टर्म जब तक पता नहीं होंगे ना तब तक थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, क्या कैपिटल रिसीट है, क्या रेवेन्यू रिसीट्स है। तो कैपिटल रिसीट्स तो समझते हैं आप, जो सरकार की आय है या सरकार को जो प्राप्त हुआ है, प्राप्तियाँ है ना। कैपिटल रिसीट्स क्या है? ऐसी प्राप्तियाँ जिससे नई एसेट क्रिएट हो रही है सरकार के लिए। और रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? जो भी करंट बिजनेस चल रहे हैं उससे होने वाली जो भी प्राप्ति होती है, जैसे कि कुछ सेल्स या रेंट पर दिया हुआ है, डिस्काउंट्स के ज़रिए या डिविडेंड के ज़रिए, वो सारी होती है रेवेन्यू रिसीट्स। तो रेवेन्यू रिसीट्स अभी देखें 35.3 लाख करोड़ रुपीज़, और कैपिटल रिसीट्स हैं 18.1 लाख करोड़ रुपए। व्हाट आर द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनियन बजट 2026-27? ये है 53.5 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर सरकार का। अब इस एक्सपेंडिचर को यहाँ पर तोड़ के रखा गया है कि किस चीज़ पर कितना है। टोटल आपको याद रखना है 53.5 लाख करोड़। अब यहाँ पर वही अलग अलग करके दिखाए, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है। कैपिटल से याद रखिएगा लॉन्ग टर्म वाला, और रेवेन्यू मतलब शॉर्ट टर्म वाला। ठीक है, तो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर 17.1 लाख करोड़ रुपीज़ और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है 41.3 लाख करोड़ रुपीज़। इसमें जैसे सैलरी देना है ना अपने सभी एम्प्लॉयज़ की गवर्नमेंट को, वो सब आ जाता है रेवेन्यू के अंदर। द सेंटर्स नेट टैक्स रिसीट्स फॉर 2026-27 आर एस्टिमेटेड एट 28.7 लाख करोड़ रुपीज़। तो यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मतलब टैक्स से शुद्ध कर प्राप्तियाँ कितनी हैं, टैक्स से जो नेट रिसीट हुआ है सरकार को, वो यहाँ पर बताया गया। अब नेक्स्ट है यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 26-27 फिस्कल डेफिसिट इज। फिस्कल डेफिसिट जीडीपी का 4.3% है, तो यहाँ ऑप्शन सी करेक्ट है। 2025-26 में 4.4% ऑफ जीडीपी था, अभी 4.3% ऑफ जीडीपी है। तो ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अमंग द 3 पिलर्स ऑफ द कर्तव्य फ्रेमवर्क। अभी 4 ऑप्शन दिए, इनमें से कौन सा नहीं है। तो पहला इसमें कहता है स्टेटमेंट एक्सेलरेट सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, ये बिल्कुल ठीक है। स्ट्रेंथन एग्रीकल्चरल सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं है। ठीक है, 3 पिलर्स में कौन कौन से हैं? फुलफिल एस्पिरेशंस एंड बिल्ड कैपेसिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास। तो ए, सी और डी हैं, बी नहीं है। ठीक है, डिटेल में इनको देखें तो पहला है एक्सेलरेटिंग एंड सस्टेनिंग ग्रोथ। इसमें क्या क्या आता है? बूस्ट प्रोडक्टिविटी एंड कम्पिटिटिवनेस, स्ट्रेंथन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, बिल्ड रेजिलियंस अगेंस्ट ग्लोबल वॉलेटिलिटी। फिर है फुलफिलिंग एस्पिरेशंस एंड बिल्डिंग कैपेसिटी। इसमें है एम्पावर सिटीजन्स स्पेशली यूथ, इनेबल एक्टिव पार्टिसिपेशन इन नेशनल प्रोग्रेस। थर्ड है इंक्लूसिव एक्सेस, मतलब सबका साथ सबका विकास। इसमें है इंश्योर इक्वल एक्सेस टू रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज, अमेनिटीज, रीच एवरी फैमिली, कम्युनिटी, रीजन एंड सेक्टर। The objective of setting up rare earth corridors in Odisha, Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu is to, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? To strengthen the entire rare earth value chain, है ना। सिंपल सा, रेयर अर्थ कॉरिडोर्स को सेटअप करने का ये ऑब्जेक्टिव होगा ना, कि वो सारा जो वैल्यू चेन है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना। अब इसमें कॉरिडोर में स्टेट कवर किए गए उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पर्पस है टू प्रमोट माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिसर्च एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ्स। रिसोर्स बेस क्या है? बीच, सैंड, मिनरल्स, जिसमें प्रिंसिपल ओर में मोनेजाइट जो है ये देखने को मिलता है विद यूरेनियम एंड थोरियम। अब इसी में एक स्कीम की बात की गई है, सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स स्कीम, REPM स्कीम।
इसका आउटले है 7,280 करोड़ रुपए। कैपेसिटी टारगेट है 6,000 MTPA इंटीग्रेटेड REPM मैन्युफैक्चरिंग एलोकेटिंग अमंग 5 बेनिफिशरीज। अब इसमें इंसेंटिव्स भी दिए जाएंगे, जैसे 5 साल ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स 6,450 करोड़ रुपीज़ सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स दिए जाएंगे। 750 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी इसमें दी जाएगी स्कीम के तहत। अब चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बजट डॉक्यूमेंट हाउ मेनी इंडिविजुअल्स हैव एग्जिटेड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी सो फार। अभी तक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से कितने लोग बाहर आ चुके हैं। बजट डॉक्यूमेंट में क्या बताया गया है इसके बारे में, तो 25 करोड़ लोग जो हैं वो बाहर आए हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से इन द लास्ट डिकेड मतलब 10 साल का पीरियड जो होता है। 2013-14 से 22-23 के बीच में जो इससे पहले का डेटा है उसमें बताया गया है कि इस पीरियड के टाइम में 24.82 करोड़ लोग ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर आए। तो लगभग उसी के जैसा ये भी डेटा है पॉवर्टी रिडक्शन के बारे में। पॉवर्टी रेट में डिक्लाइनिंग की बात करें तो हेड काउंट रेशियो जो है 29.17% था, जो कम होकर 11.28% हुआ है। अब स्टेट लेवल पर देखिए तो बिगेस्ट इम्प्रूवमेंट उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, बिहार में और मध्य प्रदेश में। और ये जो चेंज आया है, इतने लोग गरीबी से बाहर आए हैं, इसके ड्राइवर्स क्या है मेन, पोषण अभियान न्यूट्रिशन के लिए, अनीमिया मुक्त भारत जो हेल्थ क्षेत्र में जिसने अच्छा काम किया, स्वच्छ भारत मिशन सैनिटेशन के फील्ड में, और जल जीवन मिशन क्लीन वाटर एक्सेस के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स एम्स टू प्रोवाइड डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज थ्रू इंडस्ट्री रेलेवेंट एंड कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग। पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होते हैं उनके लिए कौन सी स्कीम है जिससे उन्हें एक अच्छी लाइफ जीने का अवसर मिले, वो है दिव्यांगजन कौशल योजना। टारगेट पीपल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं। ऑब्जेक्टिव है इंडस्ट्री रेलेवेंट कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग फॉर डिग्निफाइड लाइवलीहुड्स। 200 करोड़ रुपए इसके लिए बजट एलोकेट किया गया है। कौन कौन से सेक्टर्स इसमें कवर किए जाएंगे, IT सेक्टर, एनिमेशन, VFX, गेमिंग, कॉमिक्स, हॉस्पिटैलिटी, फूड एंड बेवरेजेस में। और इस स्कीम की अप्रोच क्या रहेगी, टास्क ओरिएंटेड होगी, प्रोसेस ड्रिवन रोल्स टेलर्ड टू ईच डिसेबिलिटी ग्रुप। ठीक है, नाम है स्कीम का दिव्यांगजन कौशल योजना। अ स्कीम हैज़ बीन proposed टू सपोर्ट स्टेट्स इन सेटिंग अप 3 डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स थ्रू विच मॉडल। यह क्लस्टर बेस्ड प्लग एंड प्ले मॉडल। डेडिकेटेड केमिकल पार्क्स स्कीम 600 करोड़ रुपए इसके लिए आउटले रखा गया है। ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट डोमेस्टिक केमिकल प्रोडक्शन, रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंसी, एनहांस एफिशिएंसी। अब कौन से मॉडल पर बेस्ड है ये, प्लग एंड प्ले मॉडल पर, यानी कि प्री बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर क्विक ऑपरेशंस, जो पहले से ही बने हुए इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वहाँ पर ये स्कीम जो है लागू कर दी जाएगी। क्लस्टर बेस्ड होगा, यानी कि यूनिट्स के बीच में कोलैबोरेशन को एनकरेज किया जाएगा। और चैलेंज रूट होगा, स्टेट्स कम्पीट टू होस्ट पार्क्स इंश्योरिंग बेस्ट फिट लोकेशंस। सेक्टोरल इम्पैक्ट की बात करें तो ये सपोर्ट करेगा फार्मा, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल्स और एग्रीकल्चर को, स्ट्रेंथेंस इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन्स। तो ये चीज़ें कुछ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अंडर बजट 2026-27 द बायो फार्मा शक्ति स्कीम्स 10,000 करोड़ रुपीज़ आउटलेज स्प्रेड ओवर हाउ मेनी ईयर्स। ये है ओवर 5 ईयर्स। ठीक है, 5 साल के लिए 10,000 करोड़ रुपए आउटले रखा गया है बायो फार्मा शक्ति स्कीम के लिए। तो टाइम पीरियड याद रखिएगा, 5 साल के लिए एम है। पोजीशन इंडिया एज अ ग्लोबल बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। इंस्टीट्यूशनल नेटवर्क की बात करें तो एस्टेब्लिश किए जाएंगे 3 नए NIPERs यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, और 7 एग्जिस्टिंग जो इंस्टीट्यूट है इस तरह के उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। क्लिनिकल ट्रायल्स इकोसिस्टम क्रिएट किया जाएगा जिसमें 1000+ एक्रीडिटेड क्लिनिकल ट्रायल्स साइट्स भारत में अक्रॉस इंडिया वो बनाई जाएंगी, उसका नेटवर्क बनाया जाएगा। और रेगुलेटरी स्ट्रेंथनिंग के बारे में क्या है, इन्हांस सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, इंट्रोड्यूस साइंटिफिक रिव्यू कार्डर एंड स्पेशलिस्ट, अलाइन अप्रूवल प्रोसेसेस विद ग्लोबल स्टैंडर्ड्स एंड टाइमलाइंस। फिर नेक्स्ट, महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेंथनिंग विच सेक्टर। ये है ट्रेडिशनल विलेज इंडस्ट्रीज, इस सेक्टर से ये संबंधित है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज टेक्सटाइल वैल्यू चेन जो है उसे स्ट्रेंथन करना इस पॉलिसी का काम है। मेगा टेक्सटाइल पार्क्स होंगे, चैलेंज मोड इंटीग्रेटेड इंफ्रा स्केल एफिशिएंसीज, फोकस ऑन टेक्निकल टेक्सटाइल्स। अब इसमें खादी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट्स इन सभी को भी बूस्ट किया जाएगा और भारत को एक टेक्सटाइल हब के रूप में क्रिएट करने की, पोजीशन करने की कोशिश की जाएगी। द कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम हैज़ एन आउटले ऑफ 10,000 करोड़ ओवर 5 ईयर्स।
कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। इसके लिए भी 5 साल के पीरियड के लिए 10,000 करोड़ रुपए ये प्रोवाइड किए गए हैं। टारगेट है 1 मिलियन TEUs डोमेस्टिक कैपेसिटी। एक्सपेक्टेड इन्वेस्टमेंट इसमें 1.1 ट्रिलियन रुपीज़ की एक्सपेक्ट की गई है। करंट आउटपुट कितना है? अप्रॉक्सीमेटली 30,000 यूनिट पर ईयर भारत में। अगर चाइना से कंपेयर किया जाए तो 5 और 6 मिलियन यूनिट्स पर ईयर ये चाइना में करंट आउटपुट है। तो इसमें इसलिए हमें भी एटलीस्ट 1 मिलियन तक तो पहुंचना है, 30,000 यूनिट पर ईयर से। एम है इसका टू रिड्यूस इम्पोर्ट डिपेंडेंस, स्ट्रेंथन सप्लाई चेन रेजिलियंस, बिल्ड मैरीटाइम सेल्फ रिलायंस। हाउ मेनी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स डज द गवर्नमेंट प्लान टू डेवलप एज ग्रोथ कनेक्टर्स बिटवीन सिटीज़? तो इसमें टोटल 7 कॉरिडोर्स हैं, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए भी एलोकेट किए गए हैं फॉर 7 न्यू हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स अनाउंस्ड इन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन्स 9th बजट स्पीच। एम है इसका टू रिड्यूस ट्रैवल टाइम, बूस्ट मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी, ड्राइव रीजनल डेवलपमेंट, पोजिशन्ड एज ग्रोथ कनेक्टर्स फॉर मॉडर्न सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट। अब ये 7 कौन से हैं? तो यहाँ पर देखिए मुंबई पुणे, ठीक है, कॉरिडोर जो हैं पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। ये 7 कॉरिडोर्स होंगे हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स। ये देखिए दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी, फिर मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई और हैदराबाद से बेंगलुरु, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 एम्स टू डेवलप फुल स्टैक इंडियन IP एंड स्ट्रेंथन सप्लाई चेन्स। इसका सेकेंड फेज लॉन्च किया गया है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का। 1,000 करोड़ रुपए इसके लिए आउटले है। ऑब्जेक्टिव है टू स्ट्रेंथन इंडिया सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। अब इसमें की फोकस एरियाज क्या क्या हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड मटेरियल्स, डेवलप फुल स्टैक इंडियन IP design capabilities, fortify supply chains for resilience, promote industry-led research and training centers, build a skilled workforce for advanced technologies। तो ये जो सेमीकंडक्टर मिशन है जो 1.0 था, इसमें इंडियाज़ के सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटीज़ को एक्सपैंड करने का हमारा उद्देश्य था। अभी क्या है? बिल्ड्स ऑन दिस फाउंडेशन टू पुश इंडिया टुवर्ड्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। अब ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस में हमें उतरना है इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एंड चिप डिज़ाइन। A single category of information technology services will have a common safe harbor margin of 15.5%। सभी IT सर्विसेज में अगर हम देखें सेफ हार्बर मार्जिन कितना है, ये फिक्स्ड किया गया 15.5% का। इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा? प्रोवाइड्स टैक्स सर्टेनिटी, simplifies compliances and strengthens India's position as a global IT leader। एलिजिबिलिटी लिमिट ये बढ़ा दी गई है 300 करोड़ से बढ़ाकर 2,000 करोड़ रुपए टर्नओवर अगर है तो वो थ्रेशोल्ड जो है ये बढ़ा दिया गया है। इसमें वही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। नेक्स्ट आते हैं हाउ मेनी न्यू NIPER यानी नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस विल बी एस्टेब्लिश अंडर बायोफार्मा शक्ति। पीछे हम देख चुके हैं ऑलरेडी, ये 3 हैं। ये जो बायोफार्मा शक्ति है इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए आउटले रखा गया है 5 साल के लिए। ऑब्जेक्टिव है डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। 3 न्यू NIPERs इसमें इस्टेब्लिश किए जाएंगे और जो एग्जिस्टिंग 7 हैं उन्हें अपग्रेड किया जाएगा। पीछे हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। तो ये नंबर याद रखिएगा, 3 NIPERs पूछ लिया जाता है एग्जाम में ऐसे। हाउ मेनी ड्रग्स और मेडिसिन विल हैव बेसिक कस्टम्स ड्यूटी एग्जेम्प्टेड। तो ये टोटल 17 हैं। 17 ड्रग्स या मेडिसिन हैं जिन पे बेसिक कस्टम ड्यूटी उसमें छूट दे दी गई है। यहाँ वही लिखा हुआ है टू प्रोवाइड रिलीफ टू पेशेंट्स स्पेशली दोज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। गवर्नमेंट प्रपोजेज एग्जेम्प्टिंग बेसिक कस्टम ड्यूटी ऑन 17 ड्रग्स और मेडिसिन। ऑल्सो एड्स 7 मोर रेयर डिसीजेज to the list eligible for import duty exemption on personal imports of drugs, medicine and special medical foods used for treatment। इससे पेशेंट्स को थोड़ा रिलीफ देने की बात की गई है। द इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम लॉन्च्ड इन अप्रैल 2025 हैज़ proposed an increased outlay of 40,000 crore rupees mainly to capitalize on strong investment momentum exceeding targets। थोड़ा सा इसके बारे में देखिए तो ये जो स्कीम है ECMS अप्रैल 2025 में लॉन्च की गई थी और इनिशियल आउटले था इसके लिए 7,22,919 करोड़ रुपए। परफॉर्मेंस देखिए तो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स जो हैं ऑलरेडी टारगेट से डबल चल रहे हैं अभी, है ना। 1 साल भी नहीं हुआ है अभी और ये जो टारगेट्स हैं उससे डबल ये स्कीम चल रही है, काम कर रही है। और बजट में अभी अपडेट क्या किया गया, इसमें आउटले जो है बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये किया गया है टू सस्टेन मोमेंटम।
अच्छा, और क्या क्या चीज़ें हैं, जितनी भी आईटी सर्विसेज हैं जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, केपीओ, कॉन्ट्रैक्ट, आर&डी, इन सभी को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विसेज के अंदर क्लब कर दिया गया है। फिर सेफ हार्बर मार्जिन हम देख चुके हैं 15.5% है। कॉमन अक्रॉस आईटी सर्विसेज थ्रेशोल्ड इन्हांसमेंट कितना किया गया, 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ टर्नओवर एलिजिबिलिटी रखती गई है। ये सब चीज़ें हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है विच स्कीम इंश्योर्स टाइमली एक्सेस टू हाई क्वालिटी असिस्टिव डिवाइसेस फॉर एलिजिबल पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़। तो ये है दिव्यांग सहारा योजना। मोबिलिटी एड्स, लो विजन या फिर हियरिंग डिवाइसेस, ई ब्रेल, स्मार्ट हियरिंग टूल्स, कॉग्निटिव सॉल्यूशंस, ये सारे असिस्टिव प्रोडक्ट्स हैं इसमें। अब ये जो है ना बेसिकली दिव्यांग लोग जो हैं उनके लिए जो भी डिवाइसेस की ज़रूरत होती है उन्हें भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग करना, ताकि फिर बाहर से इंपोर्ट ना करना पड़े, इंपोर्ट को कट किया जा सके और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एवर ग्लोबल बिग कैट समिट, ये है भारत। ये जो समिट हुई है इसका एम क्या था, टू यूनाइट बिग कैट रेंज नेशंस, बायोडाइवर्सिटी चैम्पियंस एंड क्लाइमेट सिक्योरिटी स्टेक होल्डर्स। इंडिया की अचीवमेंट क्या क्या रहेगी, इंडिया को ये मौका मिला कि वो होस्ट कर सके ये, तो भारत ने काफ़ी काम किया है इस क्षेत्र में, जैसे कि टाइगर पॉपुलेशन भारत ने डबल की है, एशियाटिक लायन के नंबर्स को बढ़ाया है और अफ्रीकन चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम भी भारत ने लॉन्च किया था। अब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं। 2023 में इसे भारत ने ही लॉन्च किया था। इसमें 7 तरह की कैट्स हैं जिन पर फोकस किया गया है, जैसे टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, जैगुआर, चीता और प्यूमा। पर्पस है इसका ग्लोबल कोऑपरेशन, रिसर्च, पॉलिसी एक्सचेंज एंड सस्टेनेबल फंडिंग। टू सपोर्ट गर्ल्स स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन स्टेम इंस्टीट्यूशंस, हाउ मेनी गर्ल्स हॉस्टल्स विल बी एस्टेब्लिश्ड। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक गर्ल्स हॉस्टल को एस्टेब्लिश किया जाएगा ताकि स्टेम इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो हायर एजुकेशन में गर्ल्स को सपोर्ट किया जा सके। अब डिटेल देखें, 1 गर्ल्स हॉस्टल इन एवरी डिस्ट्रिक्ट वाया वीजीएफ और कैपिटल सपोर्ट। पर्पस क्या है इसका कि स्टेम इंस्टीट्यूशंस में गर्ल्स स्टूडेंट के लिए जो भी चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस किया जा सके, जैसे लॉन्ग स्टडी आवर्स, लैब वर्क चाहिए होता है तो उस सब में सुविधा हो सके। अब राजस्थान में क्या इसका इम्पैक्ट रहा, 7.25 लाख गर्ल्स इनरोल्ड इन कॉलेजेस वर्सेस 5.86 लाख बॉयज़, मतलब लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ने इनरोल किया कॉलेजेस में, और 1.35 लाख गर्ल्स इनरोल्ड इन साइंस कोर्सेज। तो ये चीज़ें हैं। अब क्योंकि गर्ल्स एजुकेशन की बात हुई तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस स्कीम की बात भी कर लेते हैं। तो इसे 22 जनवरी 2015 में लॉन्च किया गया था पानीपत हरियाणा से बाय पीएम नरेंद्र मोदी। एम है इसका टू एड्रेस डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो, प्रमोट एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स। नीचे क्या है, फ्लैगशिप सोशल कैंपेन है ये, और ये ट्राई मिनिस्ट्रियल इनिशिएटिव है, मतलब इसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का भी रोल है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर भी इसमें शामिल है और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी इसमें शामिल है। की ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कॉम्बैट जेंडर बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, रेज अवेयरनेस एंड एनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इम्प्रूव डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज फॉर वुमेन एंड गर्ल्स एंड इंश्योर सर्वाइवल, सेफ्टी एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर द गर्ल चाइल्ड। कवरेज देखिए, इनिशियली लॉन्च्ड इन 100 जेंडर क्रिटिकल डिस्ट्रिक्ट्स, एक्सपैंडेड टू ऑल डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। The Yuva Shakti driven budget primarily highlights the government's sankalp to focus on poor, underprivileged and disadvantaged sections. संकल्प मतलब क्या होता है, कमिटमेंट। तो कोर कमिटमेंट क्या है, प्रायोरिटाइज द पुअर, अंडरप्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड। बैलेंस अप्रोच क्या है, ग्रोथ विद इंक्लूजन, एम्बिशन अलाइंड विद इक्विटी। अब 3 कर्तव्य हैं इसमें, ड्यूटीज़ हैं। पहला है एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, फिर दूसरा फुलफिलिंग एस्पिरेशंस और तीसरा इक्विटेबल एक्सेस। This framework positions the budget as both growth-oriented and social inclusive, ensuring prosperity reaches every section of society. The tax on overseas tour program packages has been reduced from 5% and 20% to 2%. ओवरसीज़ टूर प्रोग्राम पैकेजेस पर जो टैक्स लगता था उसको कम करके, मतलब वो 5% और 20% था, तो उसको अब कम करके 2% कर दिया गया है, नो अमाउंट थ्रेशोल्ड। फिर एजुकेशन और मेडिकल रेमिटेंसेस पर भी TCS कम करके 5% से 2% कर दिया गया है। मैन पावर सर्विसेज में एक्सप्लिसिटली ब्रॉट अंडर कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट्स फॉर TDS क्लैरिटी, TDS एप्लीकेबल एट 1% और 2% ओनली। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इन विच स्टेट इज़ द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज सेटिंग अप AVGC content creator labs in 15,000 secondary schools and
500 कॉलेजेस। देखिए ये जो होता है ना सोशल मीडिया वाला या फिर कंटेंट क्रिएटर वाला जो सेक्टर है, इसको ऑरेंज इकोनॉमी कहा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछा जाए ऑरेंज इकोनॉमी क्या है, तो कंटेंट क्रिएशन, वीएफएक्स, गेमिंग, ये सारी आ जाती है ऑरेंज इकोनॉमी के अंदर। अब सरकार क्या करेगी कि महाराष्ट्र के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी सेटअप करेगी, जिसमें एवीजीसी कंटेंट क्रिएटर लैब्स होंगी 15,000 सेकेंडरी स्कूल्स और 500 कॉलेजेस के अंदर, जहाँ पर बच्चों को ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी कि वो ऑरेंज इकोनॉमी को सीख सके, फिर उसमें आगे जाके योगदान दे सके। क्योंकि ये वाला जो सेक्टर है ऑरेंज इकोनॉमी वाला, काफ़ी अभी ग्रोथ कर रहा है ना, ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, ग्रो कर रहा है। एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, ये वाला सेक्टर। तो ऐसे उम्मीद है कि 2030 तक लगभग 2 मिलियन प्रोफेशनल्स जो हैं इतने वर्क फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी इस सेक्टर के लिए। तो इसलिए पहले से ही इस पर काम किया जाएगा। 15,000 स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब्स सेटअप की जाएगी महाराष्ट्र के अंदर, ताकि स्कूल में और कॉलेजेस में जो बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इसको अच्छे से सीख सकें, इस क्षेत्र में अपने स्किल को डेवलप कर सकें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, अंडर द खेलो इंडिया मिशन द गवर्नमेंट प्लान्स टू ट्रांसफॉर्म द स्पोर्ट्स सेक्टर ओवर 10 ईयर्स। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। खेलो इंडिया मिशन लॉन्च किया गया है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया स्पोर्ट्स इकोसिस्टम ओवर द नेक्स्ट डिकेड, यानी कि 10 साल। फोकस एरियाज़ क्या है इसमें? टैलेंट डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन, मैन्युफैक्चरिंग एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। 500 करोड़ रुपए का बजट एलोकेशन किया गया है फॉर प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स गुड्स मैन्युफैक्चरिंग। अगला है व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ भारत विस्तार। इसका प्राइमरी पर्पस है टू इंटीग्रेट एग्री स्टैक पोर्टल्स एंड ICAR एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस यूजिंग AI। अब ये मीनिंग क्या है इसकी? विस्तार जो है इसकी फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज। मल्टीलिंगुअल AI टूल होगा ये, और ये एग्री स्टैक पोर्टल्स और ICAR पैकेज को लिंक करेगा विद AI सिस्टम्स। इम्पैक्ट क्या रहेगा इससे? बूस्ट फार्म प्रोडक्टिविटी, इनेबल बेटर फार्मर डिसीजन मेकिंग, रिड्यूस रिस्क वाया कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सपोर्ट। अब इसके लिए कमेटी एक प्रपोज की गई है, हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमेटी, एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज कमेटी। इसमें जॉब्स और स्किल्स पर AI और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ का इम्पैक्ट जो है इसके बारे में बात की जाएगी और मेजर्स को रिकमेंड किया जाएगा, जिससे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और फ्यूचर में जिस तरह की वर्कफोर्स की ज़रूरत होगी उन सभी को लेकर कैसे अलाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये इस कमेटी को रिकमेंड करना होगा। नेक्स्ट है द टूरिज्म गाइड अपस्किलिंग पायलट स्केल्स अक्रॉस हाउ मेनी आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स। ये टोटल 20 टूरिस्ट साइट हैं। ये पायलट स्कीम है जिसमें 10,000 टूरिस्ट गाइड को अपस्किल किया जाएगा एट 20 आइकॉनिक डेस्टिनेशंस वाया 12 वीक हाइब्रिड ट्रेनिंग विद IIM। इसमें नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड क्रिएट किया जाएगा टू डॉक्यूमेंट कल्चरल स्पिरिचुअल हेरिटेज साइट्स। आर्कोलॉजिकल साइट्स इसमें 15 हैं, जैसे लोथल, धोलावीरा, राखीगढ़ी, सारनाथ, लेह पैलेस, इनटू एक्सपीरियंस बेस्ड कल्चरल डेस्टिनेशन। बुद्धिस्ट सर्किट इसमें अरुणाचल, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में विद टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, इंटरप्रिटेशन सेंटर्स। और इको टूरिज्म इसके अंदर टू डेवलप इको फ्रेंडली माउंटेन ट्रैक्स अक्रॉस मेजर रीजन्स। ये सारा टूरिज्म सेक्टर को अपस्किल करने के लिए, बढ़ाने के लिए पायलट स्कीम है। और 52 किलोमीटर लॉन्ग न्यू डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर हैज़ बीन अनाउंस्ड बिटवीन विच टू सिटीज़ टू स्ट्रेंथन ईस्ट वेस्ट ट्रेड। तो ये है दानकुनी से सूरत। दानकुनी वेस्ट बंगाल में है, सूरत गुजरात में है। यहाँ ये पूरा 2052 किलोमीटर का नया कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जो रूट है पासिस थ्रू उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। लिंक्स विद वेस्टर्न DFC फॉर सीमलेस पोर्ट कनेक्टिविटी ऑन द वेस्ट कोस्ट। फ्रीट मूवमेंट को बढ़ाया जा सकता है इस कॉरिडोर के जरिए। नेशनल वाटरवे 5 इन ओडिशा कनेक्ट्स विच इंडस्ट्रियल एरियाज टू पोर्ट्स। तो ये जो है तालचेर, अंगुल टू पारादीप या फिर धामरा पोर्ट्स, इसको कनेक्ट करता है नेशनल वाटरवे 5। महानदी और ब्राह्मणी डेल्टा विद कलिंगा नगर एंड तालचेर इंडस्ट्रियल बेल्ट्स इन ओडिशा, इसको कनेक्ट करता है। इट लिंक्स मिनरल रिच तालचेर एंड अंगुल एंड इंडस्ट्रियल हब्स टू पारादीप एंड धामरा पोर्ट। अब इसका एक्सपेंशन का प्लान है जिसमें 20 नए नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे टू बी ऑपरेशनलाइज्ड इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। नेशनल वाटरवे 5 इज़ द फर्स्ट टू टेक ऑफ। शुरुआत NW5 से की जाएगी। डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर की हम लोग बात कर ही चुके हैं पीछे। The municipal bonds incentive scheme provides an incentive of 100 crore rupees for a single bond issuance greater than 1000 crore rupees। मतलब 1000 करोड़ से ज़्यादा का
सिंगल बॉन्ड इशू करने पर 100 करोड़ रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा फॉर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? पुश अर्बन लोकल बॉडीज टुवर्ड्स बेंचमार्क साइज्ड इशुएंस। इम्पैक्ट क्या रहेगा? डीपेन डोमेस्टिक कैपिटल मार्केट्स, स्ट्रेंथन अर्बन फाइनेंस। नेक्स्ट, वनडे एग्जाम में कई बार इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि भारत सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से आता है और किससे कितना % पैसा आता है, रुपी कम्स फ्रॉम। तो सबसे ज़्यादा पैसा जो आता है वो बोरोइंग्स और लायबिलिटीज़ से आता है 24%। उसके बाद इनकम टैक्स से आता है, सेकंड हाईएस्ट इनकम टैक्स से सरकार को मिलता है 21%। फिर कॉरपोरेशन टैक्स जो है यहाँ से 18% पैसा आता है, जीएसटी और अदर टैक्सेस के थ्रू 15% आता है। फिर है नॉन टैक्स रेवेन्यू जिससे 10% आता है, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6%, कस्टम्स से 4% और नॉन डेट कैपिटल रिसीट से 2% पैसा सरकार को आता है। रुपी गोज़ टू कहाँ जाता है, सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ में होता है, फिर उसके बाद कौन है? तो सबसे ज़्यादा खर्चा सरकार का होता है स्टेट्स शेयर ऑफ टैक्सेस में 22% का। फिर जो बोरोइंग्स ली हैं सरकार ने उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में 20% जाता है, सेकेंड हाईएस्ट यहाँ खर्चा होता है सरकार का। उसके बाद सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स में 17% खर्च होता है, फिर डिफेंस है 11% पर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम पर 8% है, फिर फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर्स और अदर एक्सपेंडिचर दोनों 7% है। मेजर सब्सिडीज़ में 6% पैसा जाता है और सिविल पेंशन में 2% ये एक्सपेंडिचर होता है सरकार का। अब मेजर आइटम्स पे एक्सपेंडिचर यहाँ बताया गया है हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट तक। तो आपको मेन क्या याद रखना है कि हाईएस्ट कहाँ पर एक्सपेंडिचर है और लोएस्ट कहाँ पर है। जैसे हाईएस्ट ट्रांसपोर्ट में है ना, नंबर नहीं भी याद रखेंगे चलेगा, या 5.9 लाख करोड़ रुपए इतना याद रख सकते हैं। और लोएस्ट है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट के बाद डिफेंस सेकेंड नंबर पर आता है, मतलब सरकार किसके लिए कितना ज़्यादा बजट सरकार ने दिया हुआ है, तो ट्रांसपोर्ट के लिए सबसे ज़्यादा दिया है, फिर डिफेंस पर है, और फिर थर्ड पर है रूरल डेवलपमेंट, सबसे कम फाइनेंस और डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में है। अब यहाँ पर यूनियन बजट 2026-27 की एंड में समरी दे दी गई है आप लोगों के लिए, जिसमें से मेन कुछ चीज़ें ना आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जैसे कि बजट का विजन क्या है हमारा 2026-27 के बजट का। अ युवा शक्ति ड्रिवन बजट अंडरलाइंस द गवर्नमेंट्स रिजॉल्व, मतलब कि संकल्प टू प्रायोरिटाइज द पुअर, अंडर प्रिविलेज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड। 3 कोर कर्तव्य दिए गए हैं इसमें, तो ये याद रखने हैं। पहला कर्तव्य क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है। पहला है टू एक्सेलरेट एंड मेंटेन हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा है टू मीट पीपल्स एस्पिरेशंस वाइल स्ट्रेंथनिंग देयर कैपेसिटीज़, और तीसरा है टू इंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इन लाइन विद सबका साथ सबका विकास। क्वेश्चंस के थ्रू हम ये चीज़ें देख ही चुके हैं। अब ये सारी वही चीज़ें हैं क्वेश्चन के थ्रू हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आप यहाँ पर एक साथ सारा पढ़ सकते हैं समरी के रूप में, पॉज करके इसको पढ़ लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। और चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इंडो पाठशाला के किसी बैच में एनरोल होना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर पेड कोर्सेज़ में आप जाएंगे तो आपको जो भी कोर्सेज़ हैं वो अवेल हो जाएंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।